हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी का यूनिट 1। फर्स्ट यूनिट में एज सच कोडिंग पार्ट ज़्यादा नहीं है, इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। तो मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो साथ साथ समराइज़ करता जाऊँगा फटाफट से। इसमें हम थोड़े बहुत PYQs भी सॉल्व करेंगे। एंड आई विल रिकमेंड कि इस लेक्चर के बाद आप एक बार जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं उसको अच्छे से गो थ्रू कर ले, ताकि आप एग्जाम में बुकिश लैंग्वेज लिख पाएँ। तो हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक, कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसमें वो सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हमारे सिस्टम की डेवलपमेंट, सपोर्ट या ऑपरेशंस के लिए काम आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को रन करने के काम आते हैं। अब एक प्रोग्राम रन कैसे होता है? पहले जो है, एक प्रोग्रामर कोई भी टेक्स्ट एडिटर में अपना सोर्स कोड लिखता है, लाइक VS कोड में लिख सकते हैं सोर्स कोड। एंड देन जो हमारा कंपाइलर है वो उसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो मशीन है वो मशीन लैंग्वेज ही समझ पाती है। उसके बाद आता है हमारा लिंकर। लिंकर जो है, जो भी हमारे कोड में हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हमारे कोड के साथ अटैच करता है और उसे एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लेकर आता है। एंड फाइनली जो हमारा रनर है वो रन करता है एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। वही 4 स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं: क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम इन सी प्रोग्राम लैंग्वेज कंपाइलर, एंड देन सेविंग द प्रोग्राम इन सी प्रोग्राम लैंग्वेज। क्योंकि हम सी पढ़ रहे हैं तो जो एक्सटेंशन होगी वो .c से एंड होगी हमारी। उसके बाद लोडिंग होगा प्रोग्राम का, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लेके जाता है प्रोग्राम को फॉर फाइनल एग्जीक्यूशन। ये काम हमारा लोडर करता है। उसके बाद द फाइनल स्टेप इज एग्जीक्यूशन। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है एंड आउटपुट इज डिस्प्लेड। यहाँ पे हमारा एक PYQ है जो पहले आ चुका है, एंड दिस इज डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम विद एग्जाम्पल्स। एक सी प्रोग्राम में हम पहले कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम सी प्रोग्राम में जो है वो इंक्लूड स्टेटमेंट्स अपने लगाते हैं। इंक्लूड स्टेटमेंट्स क्या करती है? हमारी जो भी लाइब्रेरीज हैं रिक्वायर्ड वो इंपोर्ट करती है। जैसे इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं stdio.h एंड conio.h, ये 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई हैं। इन लाइब्रेरीज में सर्टेन फंक्शंस होते हैं जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, लाइक printf, scanf। printf से कोई भी हम स्टेटमेंट प्रिंट कर पाते हैं, scanf से हम कोई भी इनपुट ले पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम कोई भी अपना जो पूरा प्रोग्राम है वो लिखते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कि हमें हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना होता है, लाइक इसका ये सिंटैक्स होता है: इंक्लूड stdio.h इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस, printf एंड scanf लाइक फंक्शंस हम इसकी वजह से यूज़ कर पाते हैं। conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। इसके अंदर आता है getch फंक्शन, जो कि हेल्प करता है हमारा आउटपुट होल्ड करने में जब तक कि हम कोई भी करेक्टर प्रेस नहीं कर देते। जैसे ही हम करेक्टर प्रेस करते हैं वो स्क्रीन बंद हो जाती है। अब एक PYQ देखते हैं। What is a token? Explain different types of token. Discuss keywords, identifiers, constants and special characters in detail with examples. टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स जो प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं वो कहते हैं टोकन। 6 तरह के टोकन होते हैं: आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कोई भी जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए नाम देते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। जैसे हम लिखते हैं a=10, तो हम 10 को एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं a वेरिएबल से, तो वो आइडेंटिफायर हो गया। इन आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। पहला रूल ये होता है कि हमारा जो आइडेंटिफायर है वो A to Z के बीच में होना चाहिए, या फिर 0 to 9 लाइक अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए और अंडरस्कोर। उसके अलावा कोई भी सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। कीवर्ड्स हमारे सी प्रोग्राम में कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, जो कि रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं और हम उनको एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ऑल्सो आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं, लाइक अगर आप लिखते हो कैपिटल A=10 एंड स्मॉल a=20, तो वो दोनों अलग अलग है। कैपिटल A स्मॉल a के बराबर नहीं होता। इसमें वही लिखा है, हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, लाइक सेमीकोलन, बाइट स्पेसेस, स्लैश, कॉमा, हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे इस केस में रिटर्न जो है वो एक स्पेशल कीवर्ड है जिससे हम एक फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, वो हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। इसमें पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसमें स्पेस आ रखा है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसमें डॉलर है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड
जैसा कि मैं आपको बता रहा था, स्पेशल रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनका फिक्स्ड मीनिंग होता है और एक टास्क होता है प्रोग्राम में, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, इन सबको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं डेटा टाइप्स पे। अब डेटा टाइप जो होते हैं वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होते हैं एक स्पेस रिजर्व करने के लिए। कोई भी वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, लाइक इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पेस रिजर्व होती है। कैरेक्टर के लिए 1 बाइट की होती है एंड इंटीजर के लिए 2 बाइट की होती है। तो वो स्पेसिफाई करने के लिए डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं: बेसिक, डिराइव, एन्यूमरेशन एंड वॉइड। बेसिक में हमारे आ जाते हैं जो भी इंट, कैर, फ्लोट, डबल। डिराइव में हमारे आ जाते हैं अरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। एन्यूमरेशन में इनम आता है एंड वॉइड डेटा टाइप में वॉइड आता है। ये 3 जो हैं वो हमारे अगले यूनिट में उनके बारे में पूरा डिटेल है। इस यूनिट में हमारा फोकस रहेगा इंट, कैर, फ्लोट, डबल पे। रीड कर सकते हैं, वैसे आती नहीं है ज़्यादातर, पर फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसमें साइजेस लिखे हुए हैं, लाइक अनसाइंड कैर का साइज़ 1 होता है और उसकी रेंज लिखी हुई है और उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी हुई है। वेरिएबल्स यूज़ होते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक 8 कैरेक्टर्स तक होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स होने चाहिए, एंड जो स्टार्ट होना चाहिए वो अल्फ़ाबेट से ही होना चाहिए। उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर, लाइक आइडेंटिफायर्स की तरह इसमें रूल्स होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसको आप रीड कर लेना। कांस्टेंट वो सारी चीज़ें होती है जो हमारी फिक्स्ड रहती हैं और उस पर वैल्यू चेंज नहीं होती। 2 तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के अंदर हमारे आ गए इंटीजर, रियल कांस्टेंट्स। कैरेक्टर के अंदर आ गए हमारी स्ट्रिंग और सिंगल कैरेक्टर्स। ये टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स तो आपको पता ही है, जो हमारे बेसिक नंबर्स वगैरह होते हैं, -1, -2, 1, 2, 3, 4, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स। फिर आते हैं हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट्स, जिसमें ABCD लेकर कैपिटल, स्मॉल सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देन हमारे फ्लोटिंग एंड रियल कांस्टेंट्स आते हैं। रियल कांस्टेंट्स मतलब जो भी रियल नंबर्स हो गए, फ्रैक्शन वाले, एक्सपोनेंट्स हो गए, फ्रैक्शनल फॉर्म वाले हो गए, -2.0 या एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले जो भी हो गए, वो सारे हमारे रियल कांस्टेंट्स होते हैं। फिर सम स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, \n, \r, \t। इससे क्या होता है, लाइक \n अगर हम बात करें, इससे हम न्यू लाइन में चले जाते हैं। \c से एक टैब स्पेस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आउटपुट में, /v से वर्टिकल टैब, /v से बैक स्पेस। अब एक PYQ आया है, व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, डिस्कस हैशटैग डिफाइंड विद एग्जांपल्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, जो भी प्रोसेसेस हमारे कंपाइल होने से पहले रन होते हैं वो होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है। अब जैसे 2 तरीके से हम जो है कांस्टेंट डिफाइन कर पाते हैं, एक तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके और एक हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेसर। ये लिखकर आ सकते हो एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3.14 लिखा है, तो पाई की वैल्यू ऑफ 3.14 सेव हो गई है। नीचे इसी को ही हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, हैशटैग डिफाइन यूज़ करके। इस लाइन में आप देखो, हैशटैग डिफाइन पाई 3.14 सेम तरीके से यूज़ होता है, आउटपुट सेम आएगा दोनों का, बस ये 2 अलग अलग तरीके होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आया है PYQ, व्हाट इज एन ऑपरेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, डिस्कस अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड कॉमा ऑपरेटर्स इन डिटेल। ऑपरेटर जो होता है वो हमारा एक सिंबल होता है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के यूज़ आता है। बेसिक कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, लाइक प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स इसके अंदर आते हैं। ये कुछ 9 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में कोई भी जो 2 ऑपरेंड्स हैं उनके बीच का रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें देखें 2 < 9, तो इसका आउटपुट आएगा 1, क्योंकि ये ट्रू है। अगर फॉल्स होता है तो 0 आता है। 2 > 9, नहीं, 0 आ गया इसका। 2 = 3, 2 क्या 3 के बराबर होता है, नहीं, तो उसका 0 आ गया। फिर आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें हमारे बेसिक प्लस माइनस ऑपरेशंस होते हैं सारे। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के जो काम आते हैं, लाइक x = 10, x में हम 10 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ना कि कोई कंपेयर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ असाइन कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसमें आता है +=, -=, मल्टीप्लाई=, जिसका मतलब होता है, लाइक अगर हम देखें x + y, इसका मतलब होता है x = x + y। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें 3 आप ट्रुथ टेबल्स लिख के आ सकते हैं इसके अंदर, और, नॉट एंड एंड। एंड ऑपरेटर जो है हमारा, वो क्या करता है, अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू है
तभी जो वैल्यू है रिटर्न वैल्यू वो 1 आएगी, वरना 0 आएगी एंड के केस में। और के केस में क्या होता है, अगर हमारी दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू है तो जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, एंड नॉट जो है वो आउटपुट को रिवर्स कर देता है। लाइक अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, 2<9 ये ट्रू है, लेकिन आपने नॉट लगा रखा है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। देन हमारे आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स जिन्हें हम कहते हैं। इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसके साथ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने प्रिंट ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी एंड डी की वैल्यू दी है। हमने प्रिंट किया है प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए मतलब क्या होता है, पहले जो होगा इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जो है कोई भी कमांड जैसे यहाँ पे प्रिंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ए की वैल्यू 10 है, प्लस प्लस ए किया तो पहले वैल्यू हो गई 11, देन वो प्रिंट हो गई 11। पोस्ट में क्या होता है, यही चीज़ बाद में होती है। पहले एग्जीक्यूट होती है, जो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद जो है वो ऑपरेशन होता है। लाइक अगर हम यहीं पे ए प्लस प्लस कर दें, हम करें प्रिंट ए प्लस प्लस, तो पहले जो है वैल्यू ए की है 10, वो प्रिंट हो जाएगी, एंड देन जो है वो वैल्यू 11 हो जाएगी। अगली लाइन में आप फिर से जब प्रिंट करोगे, अगर मैं यहीं पे प्लस प्लस ए प्लस प्लस कर दूँ और फिर से उसको प्रिंट करूँ अगली लाइन में प्रिंट ए, तो पहली लाइन में जो ए प्लस प्लस है वो प्रिंट होगा 10, एंड अगली बार जो होगा वो प्रिंट होगा 11। अब इस केस में देखिए, इसमें हमने आई की वैल्यू 1 दी एंड प्रिंट किया आई प्लस प्लस आई एंड आई प्लस प्लस। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्रायोरिटी का, उसमें वो क्या कहता है कि आई प्लस प्लस की जो प्रायोरिटी है वो प्लस प्लस आई से ज़्यादा होगी और प्लस प्लस आई की आई से ज़्यादा होगी। इसलिए जो है इसमें हम राइट से शुरू करेंगे आई प्लस प्लस से। तो पहले जो है वैल्यू 1 थी वो इस पे पास होगी, यहाँ पे वो 1 स्टोर हो गई, लेकिन उसके बाद उसने इंक्रीमेंट कर दिया और उसने जो पास किया वो किया 2। अब इस पर 2 आया और उसने तुरंत ही इंक्रीमेंट कर दिया और प्रिंट भी कर दिया, तो इसमें तुरंत इंक्रीमेंट हो गई, 3 हो गया और प्रिंट हो गया। और फिर इसने पास करी वैल्यू इस पर 3, तो 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने प्रिंट की 1, क्योंकि इसमें तो 1 स्टोर थी, तो आउटपुट आया हमारा 331। उसके बाद आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे को हेल्प करते हैं बिट लेवल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर उसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका एक सिंटैक्स होता है कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, ये होता है ट्रू, ये होता है फॉल्स। इसमें क्या होता है, हम अपनी कंडीशन डालते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है, अगर वो फॉल्स होती है तो हमारा एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है। जैसे ये राइट में हम अपना एग्जांपल देखते हैं, इसमें एक छोटा सा कोड है जिसमें हमने ये चेक करना है कि फरवरी लीप ईयर है या नहीं। हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि अगर वो 1 एंटर करेगा तो हमें दिखाना है कि वो लीप ईयर है, अगर वो कोई भी और एंटर करेगा नंबर तो हमें दिखाना है वो लीप ईयर नहीं है। तो हम पहले उससे स्कैन ऐप से इनपुट ले रहे हैं। अब ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे हमने लगाया है कि अगर फरवरी 1 के इक्वल है तो 29 आउटपुट आ जाए डेज वेरिएबल के अंदर, लेकिन अगर कोई भी और चीज़ है तो वो 28 इसके अंदर डेज़ के अंदर 28 वैल्यू आ जाएगी, और उसको फिर वो हमने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह हमारा काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर ये वाला। देन व्हाट आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स विच रिड्यूसेस टू अ सिंगल वैल्यू। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है और आखिर में हम उसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाती है, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन। देन आते हैं हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स हो गए हमारे कॉमा हो गए, साइज ऑफ हो गया। कॉमा तो हमारे वैल्यू सेपरेट करने के काम आता है, ये तो हमें पता ही है। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है कोई भी जो हमारा वेरिएबल है उसका साइज़, हमें अगर उसका हमें साइज़ प्रिंट कराना है, लाइक हमने यहाँ लिखा है साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ इंट, तो जो हमारा होता है वो उससे साइज़ जो होता है उस एक्सप्रेशन का वो प्रिंट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सारे ऑपरेटर होते हैं उनकी एक प्रेसिडेंस होती है, वही प्रायोरिटी होती है। लाइक डिवाइड पहले चलता है, उसके बाद मल्टीप्लाई चलता है। ये आप टेबल देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है ब्रैकेट्स की, उसके बाद यूनिटरी ऑपरेटर्स की, फिर मल्टीप्लाई डिवीजन की, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन की, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की। तो आप ये देख सकते हैं टेबल। आखिरी कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो होता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में 2 तरह की होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। टाइप कास्टिंग में क्या होता है, हम जो है एक डेटा टाइप का टाइप डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर हम मान लो कोई मेंशन नहीं करते तो इम्प्लिसिटली जो है वो हमारा प्रोग्राम उसको एक टाइप दे देता है। लाइक अगर हम 34 लिखे हैं, कोई भी इंटीजर लिखे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि एक इंटीजर है।
एक होता है एक्सप्लिसिटली, लाइक हमें इसको हमने 9/4 लिखा, डिफ़ॉल्ट क्या वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन हमें वो इंटीजर में चाहिए, तो हम उसको एक्सप्लिसिटली हम मेंशन भी कर सकते हैं कि हमें इसे इंट में दो, ताकि वो उसका पॉइंट रिमूव करके हमें उसकी इंटीजर वैल्यू दे देता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे है इंट 9/4 को हमने ऐसा इंट लिखा है, इंटीजर वैल्यू, तो आउटपुट में आया है 2, ना कि उसकी डेसिमल वैल्यू उसने अपने तरफ से हटा दी। लेकिन अगर हम स्पेशली लिखें कि हमें एफ में फ्लोट ऑफ 9.4 चाहिए, तो उसके बाद उसने 2.25 पूरा नंबर फ्लोट डेसिमल के साथ प्रिंट किया। इसके बाद हमारा एक PYQ आता है, व्हाट इज़ अ वेरिएबल, डिस्कस द स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल मैंने आपको बता ही दिया था कि कोई भी हम कांस्टेंट वैल्यू जब स्टोर करते हैं, कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट, वो एक वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम। अब जो स्कोप होता है वो 2 तरह के होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे 2 फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। फंक्शन 1 में हमने डिक्लेयर किया x = 10 एंड फंक्शन 2 में हमने किया प्रिंट x, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा एरर। क्यों? क्योंकि हमने जो वेरिएबल x है वो लोकली फंक्शन 1 में डिफाइन किया था, लेकिन हम उसको प्रिंट कर रहे थे फंक्शन 2 में। फंक्शन 2 में तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, हम सीधा क्या प्रिंट करें, फिर उसकी क्या वैल्यू आएगी। यहीं पे अगर हम वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करते ना कि किसी फंक्शन के अंदर, तो हम उसे किसी भी फंक्शन 1 में प्रिंट करें, फंक्शन 2 में प्रिंट करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होते हैं 2 तरह के स्कोप्स। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट है विजिबिलिटी का, कि एक वेरिएबल कौन से फंक्शन के अंदर विजिबल है, उसको हमने लोकली डिफाइन किया है या ग्लोबली डिफाइन किया है। फिर आता है उसका लाइफ टाइम। एक वेरिएबल का जो है वो लाइफ टाइम वो उसी फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है जब तक वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। मान लो हमने x = 10 डिक्लेयर किया फंक्शन 1 में, अब पूरा फंक्शन 1 एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद x की वैल्यू रिमूव हो जाएगी और उसमें कोई वैल्यू नहीं बचेगी, वो वापस एम्प्टी हो जाएगा वंस फंक्शन 1 इज़ एग्जीक्यूटेड। इसमें एक और लाइक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करें। स्टैटिक से क्या होता है कि वो फंक्शन की वैल्यू जब तक कि पूरा प्रोग्राम, अगर हम फंक्शन में भी हम डिफाइन करते हैं स्टैटिक x = 1, तो पूरे प्रोग्राम जब तक एंड नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू 1 रहती है, वो इरेज नहीं होती, भले ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद भी। अगले कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले हम कॉल बाय वैल्यू का एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने 2 फंक्शन डिफाइंड है हमारे, ऐड और मेन फंक्शन अपने। इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 5 लेते हैं और उसको ऐड फंक्शन में पास करते हैं। यहाँ पे उसमें 10 ऐड किया हमने और हमने प्रिंट किया a। लेकिन जब हम देखते हैं a की वैल्यू तो 15 हो गई, लेकिन x की वैल्यू 5 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उसकी एक कॉपी हमने पास की थी, तो इसलिए जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। यही चीज़ अगर हम कॉल बाय रेफरेंस में देखें, 2 फंक्शन हैं, मॉडिफाई एंड मेन फंक्शन। इसमें जो है हम उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस पास करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हुआ वो रिफ्लेक्ट एक्चुअल वेरिएबल पे भी करेगा और कॉपी पे तो करेगा ही, एक्चुअल में भी करेगा जो हमारा मेन फंक्शन पे है। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि इस कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस देते हैं वेरिएबल का, लेकिन जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो है एक कॉपी देते हैं, ना कि उसका एक्चुअल एड्रेस। इसलिए वो एक्चुअल जो हमारा वेरिएबल है मेन फंक्शन में उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करती वैल्यू में चेंज जो भी हो। तो यही कुछ PYQs थे जो मैंने आपको दिखाए इंपॉर्टेंट। बाकी आप इन नोट्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, डिस्क्रिप्शन में अगेन वो नोट्स मिल जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक।